चलो शुरू करें। लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर किया था। उसमें से जो सबसे लास्ट पॉइंट मैंने किया था, जहां तक मुझे याद है, कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, उसमें बताया था कि क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फॉर्म्ड बाय दीज टू वेक्टर्स और ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीज टू वेक्टर्स। और उसके एक दो क्वेश्चन करे थे शायद। उसके बाद मैं कह रहा था कि जो भी आपका नोट 1 2 3 का नंबरिंग चल रहा है, उसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट लिखो। ये जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये एक्चुअल में इसका ज्यादा यूज आपको लॉज ऑफ मोशन में मिलेगा। टेक्निकली जब भी कभी तीन वेक्टर का रिजल्टेंट 0 होता है, तब हम लोग इस रिजल्ट को अप्लाई कर सकते हैं। तो जब लॉज ऑफ मोशन हम लोग पढ़ेंगे और उसमें इक्विलिब्रियम ऑफ अ रिजिड बॉडी पढ़ना पड़ेगा, इक्विलिब्रियम ऑफ अ पॉइंट मास मोर प्रिसाइजली, तो उस केस में तीन ऑब्जेक्ट, अगर एक ऑब्जेक्ट में टोटल 3 फोर्सेज लग रहे हैं और वो इक्विलिब्रियम में है, तो इस डायरेक्ट रिजल्ट को भी यूज कर सकते हैं। अदरवाइज इसको हम लोग रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर से भी सॉल्व करते हैं। एज अ थ्योरी इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को हम लोग कहते हैं लामीज थ्योरम। लामीज थ्योरम का मतलब है, वैसे ये वेक्टर का थ्योरम है, तो जो भी वेक्टर होगा हर जगह अप्लाई होगा। ये मैथ्स का थ्योरम है। फोर्स भी एक वेक्टर है, तो इस थ्योरम को थोड़ा सा फोर्स के लैंग्वेज में लिखते हैं, तो हम लोग इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडीज में इसको यूज करते हैं। पहले मैथमेटिकली ये क्या है देखो, ये है if a प्लस b प्लस c, लिखना मत अभी, इक्वल्स टू 0, देन जहां की ऐसा है, एक वेक्टर a है, दूसरा वेक्टर b है और तीसरा वेक्टर c है। b और c के बीच का एंगल मान लीजिए अल्फा है, A और C के बीच का एंगल बीटा है और A और B के बीच का एंगल गामा है। तो अगर इन तीनों का सम 0 है, देन मॉड A अपॉन साइन अल्फा, दिस विल बी इक्वल टू मॉड B अपॉन साइन बीटा। अभी मत लिखिएगा, this will be equal to mod c upon sin gamma। ये एक्चुअल थ्योरम है। इसको हम लोग फिजिक्स में ऐसे यूज करते हैं उल्टा, कि अगर ये स्टेटमेंट ट्रू है, इसका मतलब है रिजल्टेंट ऑफ these 3 वेक्टर विल बी 0। इसका दूसरा मीनिंग यह हुआ, फोर्स भी एक वेक्टर है, तो हम लोग कह सकते हैं कि इफ 3 फोर्सेज आर एक्टिंग ऑन अ बॉडी such that this mathematical expression holds true, in that case net force on the body will be 0, that is body will be in equilibrium। वैसे जैसा मैंने कहा कि ये रिजल्ट हर वेक्टर के लिए वैलिड है और फोर्स भी एक वेक्टर है, तो फिजिक्स में ज्यादा ये फोर्स के लिए अप्लाई करोगे तो आप लोगों को लगेगा कि लामीज थ्योरम कोई केवल फोर्स के लिए, ऐसा नहीं है। ये नॉर्मल मैथमेटिक्स का थ्योरम है। ये बात समझ में आई? A, B, C can be any 3 vectors। यहाँ तक कोई दिक्कत है? इसको प्रूफ भी कर सकते हो। तो ये तो स्टेटमेंट है, अभी लिखना मत। इसका प्रूफ देखो, एक प्रूफ तो इसका ज्योमेट्रिकल भी है और दूसरा प्रूफ इसका प्रॉपर्ली क्रॉस प्रोडक्ट से भी कर सकते हैं। ज्योमेट्रिकल प्रूफ समझो, सब ध्यान से देखो। अगर मैं ये प्रूव करने की कोशिश करूं कि A, B और C मिलकर जो ट्रायंगल बनाते हैं, तो ट्रिग्नोमेट्री में ट्रायंगल में एक साइन रूल पढ़े होगे, A बाई साइन A इक्वल टू B बाई साइन B इक्वल टू C बाई साइन C। ऐसा कुछ याद है? ट्रिग्नोमेट्री का साइन रूल, ट्रिग्नोमेट्री का साइन रूल एक बार मैं लिख देता हूँ। ट्रिग्नोमेट्री का साइन रूल ऐसा है, स्कूल में हम लोग पढ़ते थे, ये A है, ये B है, ये C है।
तो इस डिस्टेंस को A कहते थे, इस डिस्टेंस को B कहते थे और इस डिस्टेंस को C कहते थे। अच्छा, इस एंगल को मान लीजिए अल्फा कहेंगे, इस एंगल को बीटा कहेंगे, इस एंगल को गामा कहेंगे। तो A बाई साइन अल्फा इज इक्वल टू B बाई साइन बीटा इज इक्वल टू C बाई साइन गामा, या ABC कह लो, गामा अल्फा बीटा गामा को भी छोड़ दो। तो ऐसा कुछ ट्रिग्नोमेट्री में रिलेशन था, A बाई साइन A इज इक्वल टू B बाई साइन B इज इक्वल टू C बाई साइन C। ऐसा कुछ मालूम है या नहीं? हाँ या ना सिर्फ बोलिए, बाकी कुछ नहीं सुनना। अगर ऐसा कुछ मालूम है और हम लोग अगर ये अरेंज कर लें कि ये तीनों वेक्टर एक ट्रायंगल पर लाई करता है, तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से अगर ये तीनों, अगर ट्रायंगल का तीनों साइड सेम ऑर्डर में है तो सम ऑफ वेक्टर 0 होगा और फिर हम लोग साइन रूल लगा सकते हैं। तो एक बार इस डायग्राम को ऐसे देखो, इस डायग्राम को हम लोग एक ट्रायंगल के फॉर्म में अरेंज करने की कोशिश करते हैं। इसमें से मान लीजिए ये मेरा वेक्टर A है और ये मेरा वेक्टर B है और ये मेरा वेक्टर C है। इस डायग्राम को ध्यान से देखिए, वेक्टर A और वेक्टर C के बीच का एंगल बीटा है। इस डायग्राम में वेक्टर A और वेक्टर C के बीच का एंगल बीटा कौन सा होगा? ये होगा। यहां तक कोई दिक्कत? अब देखिए, वेक्टर B और वेक्टर C के बीच का एंगल अल्फा है, तो वेक्टर B ये है और वेक्टर C ये है, तो B और C के बीच का एंगल कौन सा होगा? ये होगा, मतलब ये एंगल अल्फा है। और वेक्टर A और B के बीच का एंगल गामा है, तो वेक्टर A ये है और वेक्टर B ये है, मतलब ये एंगल गामा है। अगर ऐसा है तो इस एंगल को हम लोग लिखेंगे पाई माइनस बीटा, इस एंगल को हम लोग लिखेंगे पाई माइनस गामा और इस एंगल को हम लोग लिखेंगे पाई माइनस अल्फा। अभी हम ये कह सकते हैं कि अगर ये ट्रायंगल कंप्लीट है, अगर ये ट्रायंगल कंप्लीट है तभी इन तीनों वेक्टर का सम 0 होगा, और ट्रायंगल कंप्लीट नहीं है तो सम 0 नहीं होगा। और अगर ट्रायंगल कंप्लीट है तो ट्रिग्नोमेट्री का साइन रूल वैलिड होगा। ट्रिग्नोमेट्री का साइन रूल वैलिड होगा तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि फॉर ट्रायंगल ABC, फॉर ट्रायंगल ABC मींस हम अज्यूम कर रहे हैं ट्रायंगल कंप्लीट है, तो ऐसा लिख सकते हैं A mod A अपॉन साइन ऑफ पाई माइनस अल्फा इज इक्वल टू mod B अपॉन साइन ऑफ पाई माइनस बीटा इज इक्वल टू mod C अपॉन साइन ऑफ पाई माइनस गामा। तो अगर ट्रायंगल कंप्लीट है तो ये रिजल्ट ट्रू है, और ट्रायंगल कंप्लीट है इसका मतलब A प्लस B प्लस C 0 है। तो इसका मतलब हुआ कि mod A अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल टू mod B अपॉन साइन बीटा इज इक्वल टू mod C अपॉन साइन गामा। फॉर ट्रायंगल ABC, if A plus B plus C is 0, it means this is a complete triangle taken in same order। तो फिर ये रिजल्ट आता है। तो इस तरह से हम लामिट थ्योरम को ऐसे प्रूव कर सकते हैं, ज्योमेट्रिकल मेथड। दूसरा, इसको क्रॉस प्रोडक्ट से भी प्रूव कर सकते हो अगर ज्योमेट्री से दिक्कत है तो। एक सेकेंड आप जरा ध्यान से देखिए, हम लोगों को प्रूव करना है कि अगर A प्लस B प्लस C 0 है, अगर A प्लस B प्लस C 0 है तो ये होना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे,
कि पहले इसको ए के साथ दोनों ओर क्रॉस प्रोडक्ट कर लो। तो ऐसे लिख सकते हैं ए क्रॉस ए प्लस बी प्लस सी, दिस इज इक्वल टू ए क्रॉस 0, कुछ ऐसा लिख सकते हैं। ए क्रॉस ए 0 वेक्टर होगा, प्लस ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी, दिस इज इक्वल टू अगेन 0 वेक्टर, ऐसा होगा। तो यहां से हम लोगों को मिलेगा ऐसे ए क्रॉस बी इज इक्वल टू सी क्रॉस ए, ऐसा लिख देते हैं। माइनस ऑफ ए क्रॉस सी मतलब सी क्रॉस ए। ये बात समझ आई? ये इक्वेशन हम लोगों को मिला जब हमने दोनों साइड इसमें ए के साथ क्रॉस किया। सिमिलरली दोनों साइड अगर बी के साथ क्रॉस करेंगे तो फिर एक इक्वेशन मिलेगा। हम लोगों ने क्या किया यहां पर, टेकिंग क्रॉस प्रोडक्ट विथ वेक्टर ए बोथ साइड्स। सिमिलरली जब b के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो ऐसा लिख सकते हैं, टेकिंग क्रॉस प्रोडक्ट विथ b वेक्टर बोथ साइड। तो उसमें क्या होगा, देखो b से करेंगे तो ये b डॉट a, ये 0, ये b डॉट c, सॉरी b क्रॉस c, b क्रॉस a 0, b क्रॉस c। तो हम b क्रॉस a को उधर ले जाएंगे तो a क्रॉस b होगा। तो यहां आपको मिलेगा a क्रॉस b इज इक्वल टू b क्रॉस c। इक्वेशन 2 में किसी को दिक्कत है? पक्का? तो 1 और 2 से हम लिख सकते हैं a क्रॉस b इज इक्वल टू b क्रॉस c इज इक्वल टू c क्रॉस a। तो ये तीनों वेक्टर अगर इक्वल है तो इनका मैग्नीट्यूड भी इक्वल होगा। मैग्नीट्यूड भी इक्वल होगा तो इसको लिख सकते हैं हम लोग मॉड a इंटू मॉड b इंटू a और b के बीच का एंगल गामा, साइन गामा, दिस इज इक्वल टू मॉड b इंटू मॉड c, b और c के बीच का एंगल अल्फा, तो इंटू साइन अल्फा, दिस इज इक्वल टू मॉड c इंटू मॉड a, c और a के बीच का एंगल बीटा इंटू साइन बीटा। अब क्या कीजिए, दोनों ओर मॉड abc से डिवाइड कर दीजिए। सो डिवाइडिंग बोथ साइड्स विथ मॉड a मॉड b मॉड c, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, साइन गामा अपॉन मॉड c इज इक्वल टू साइन अल्फा अपॉन मॉड a इज इक्वल टू साइन बीटा अपॉन मॉड b, ऐसा हो जाएगा। अब इसका रेसिप्रोकल ले लीजिए दोनों ओर, तो ये कुछ ऐसा हो गया, मॉड a बाई साइन अल्फा इज इक्वल टू मॉड b बाई साइन बीटा इज इक्वल टू मॉड c बाई साइन गामा। ये आपका ऐसे भी प्रूव कर सकते हैं। अच्छा सुनो, कुछ बातों को ध्यान से समझो। फिर आप देख रहे होगे अब थोड़ा सा वेक्टर खत्म होने पर है, तो वेक्टर खत्म होने पर तुमको एक फीलिंग आ रही होगी कि जिस किसी ने इस वेक्टर अलजेब्रा को बनाया होगा, ध्यान से समझो इस बात को, जिस किसी ने इस वेक्टर अलजेब्रा को बनाया होगा और वेक्टर को ज्योमेट्री के साथ मैच किया होगा। वेक्टर का डेफिनेशन है कि लाइन, सेगमेंट, ज्योमेट्री, ये सब, ट्रायंगल, ये सब रूल। तो देखिए इस वेक्टर अलजेब्रा के सारे डेफिनेशंस,
सारे डेफिनेशन मीन्स एडिशन, सब्ट्रैक्शन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस डॉट, ये सब इस तरह से बनाया होगा कि वो जो हमारा नॉर्मल अलजेब्रा या ट्रिग्नोमेट्री है वो उसके साथ चलता रहे। जैसे फर्स्ट पार्ट को जब हमने प्रूव किया तो ये फर्स्ट पार्ट में इसका प्रूफ तो नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री है, इसका वेक्टर से कोई लेना देना नहीं है, ये तो ट्रिग्नोमेट्री का साइन रूल है। सिर्फ अगर ट्रिग्नोमेट्री का साइन रूल सही है तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन भी सही है, ये इसी बात को प्रूव कर रहा है एक्चुअली। और ये प्रूव कर रहा है कि हमारे क्रॉस प्रोडक्ट का डेफिनेशन सही है। तो जो बार बार आप लोगों के दिमाग में ख्याल आता होगा कि क्रॉस प्रोडक्ट को हम लोग ए बी साइन थीटा ही क्यों कहते हैं, डॉट प्रोडक्ट को ए बी कॉस थीटा ही क्यों कहते हैं, ये सब धीरे धीरे क्लियर होगा कि इस तरह का ही डॉट और क्रॉस का डेफिनेशन बनाया गया है जो हमारे पुराना नॉर्मल अलजेब्रा या फिर ट्रिग्नोमेट्री है उससे कहीं वायलेट नहीं हो, तभी हम लोग कहेंगे कि हाँ एक स्टेज तक मैथमेटिक्स ये है, इसके बाद का मैथमेटिक्स ये है। मतलब अगर इसी मैथमेटिक्स में जो नंबर्स है वो अगर वेक्टर हैं तो ऐसा होगा, बट स्केलर है तो पुराना वाला ही फॉलो करेगा। तो इसीलिए वेक्टर अलजेब्रा के डेवलपमेंट में इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम जो बेसिक डेफिनेशंस है डॉट, क्रॉस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन का, वो सब वहां पे जाके फाइनलाइज हुआ जहां पर ये नॉर्मल अलजेब्रा या ट्रिग्नोमेट्री से कोई क्लास नहीं हो। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है, अगर ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन सही नहीं होता तो हम ये नहीं प्रूव कर पाते। तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन सही है, ये इस बात का एक प्रूफ है। आखिर ये कब लिखे, इसका बेसिस यही है ना कि अगर तीनों वेक्टर तीन एडजेसेंट साइड ऑफ ट्रायंगल से टेकन इन सेम ऑर्डर तभी ये एंगल आएगा, तो रिजल्टेंट जीरो होना चाहिए। और ट्रिग्नोमेट्री भी सजेस्ट करता है जीरो होना चाहिए, क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्री का ये ट्रायंगल जब कंप्लीट होगा तभी ये फॉर्मूला वैलिड है, क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्री में ट्रायंगल का साइन रूल है। क्लियर है? कॉपी कर लीजिए इसको, दोनों प्रूफ लिख लीजिए, ज्योमेट्रिकल प्रूफ और प्रूफ बेस्ड ऑन क्रॉस प्रोडक्ट। सर हाँ बोलिए। सर वो लास्ट टाइम आपने एक क्वेश्चन दिया था, रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ प्लेन। हाँ दिया था, याद आया। सॉल्व किया आप लोगों ने? नहीं आया। किसी को नहीं आया? किसी को आया तो हाथ उठाओ। किसी को आंसर आया वो रे ऑफ लाइट वाला? एक तो दिख रहा है मुझे उस रूम में पीछे बच्चा, और कोई? एक हाथ दिखा मुझे, और किसी को? हाँ एक वहां भी दिखा कोलर न्यू में। ठीक है मैं बता दूंगा, कोई नहीं, मैं बता दूंगा। ये लिख लिए, कॉपी कर लिया इसको? इसको इरेज करूं? ठीक है लिखो जल्दी। इरेज करूं अब? ठीक है, तो वेक्टर की थ्योरी मेरी तरफ से खत्म है। इसके कुछ प्रॉब्लम्स अभी हम लोग और करेंगे। बुकलेट आप लोगों ने, सब लोगों ने कर लिया है वहां पे? अच्छा 2 मिनट। और मैंने 4 डीपीपी भेजे होंगे, वो कर लिया होगा? डाउट है वो करेंगे, बट आपकी साइड से आपने एक बार कर लिया है। ठीक है, तो हम लोग आज कुछ क्वेश्चंस करते हैं वेक्टर के, और टाइम मिला तो आगे का चैप्टर भी पढ़ा दूंगा।
नेक्स्ट क्लास में जितने भी डाउट्स हैं, चारों डीपीपी प्लस बुकलेट, ये मिला के सब आप लोग इकट्ठा करके ले आना। बात समझ आई? आज हो सकता है बहुत लोग नहीं लाए होंगे। So next lecture, all doubts either from DPP or booklet, whatever you have, सारे डाउट्स लेके आइएगा। नेक्स्ट क्लास में सारे क्वेश्चंस के डाउट क्लियर करेंगे। आज क्रॉस प्रोडक्ट या इस सब के कुछ और क्वेश्चंस करा देता हूँ, और टाइम मिलेगा तो आगे की थ्योरी पढ़ा दूंगा। बट वेक्टर फ्रॉम माय साइड इट्स डन अप टू योर सिलेबस। एक क्वेश्चन लिखिए, और वो लाइट वाला क्वेश्चन भी कर देता हूँ। पहले एक एक करके एक क्वेश्चन लिखो। देखिए, if a is equal to 2y, a is equal to 2y cap minus j. If a is equal to I cap 2y cap minus j cap plus k cap, b is equal to I plus 2j minus 3k cap, and c is equal to 3i minus yj plus 5k, 3i minus yj cap plus 5k cap are coplanar, then find y. कोशिश करो सॉल्व करने का। वेरी गुड। सबको आया 4 या मुझे बताने की जरूरत है? आ गया सबको या बताऊं? देखो, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया होगा कि अगर 3 वेक्टर एक ही प्लेन में हैं तो किसी दो का क्रॉस प्रोडक्ट को तीसरे के साथ डॉट करोगे तो 0 होगा। बताया था मैंने, अगर 3 वेक्टर एक ही प्लेन में है तो इसमें से किसी भी दो का क्रॉस लोगे तो वो परपेंडिकुलर टू प्लेन होगा, वो तीसरे पर परपेंडिकुलर होगा, तो उसको तीसरे के साथ डॉट लोगे फिर तो 0 होना चाहिए। ये याद है ये कॉन्सेप्ट? Yes. तो यहां पर कोई दो ले लो जो आपको मन करे। तो C इसमें है, C में Y है, तो ऐसा करते हैं, ऐसा लिख देते हैं C डॉट A क्रॉस B, ये 0 होना चाहिए। A क्रॉस B अगर निकालेंगे तो A क्रॉस B के लिए I J K 2 minus 1 1 2 minus 1 1, B में 1 2 minus 3, तो इससे हम लोगों को A क्रॉस B मिलेगा। I कैप रखेंगे तो 3 minus 2 1, that is I कैप माइनस J कैप रखेंगे तो -6 -1 -7, तो माइनस प्लस 7 J कैप प्लस
k कैप अगर रखेंगे तो 2 2 जा 4 माइनस माइनस 1 दैट इज 5 k कैप, तो a क्रॉस b हो गया। अब c डॉट a क्रॉस b, c है हमारा 3i yj और 5k, तो c क्रॉस c को इसके साथ अगर डॉट प्रोडक्ट लोगे तो कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई होगा, दैट इज 3 माइनस 7y प्लस 25, दिस इज इक्वल टू 0। समझ आ रहा है? सो 28 इज 7y, सो y इज इक्वल टू 4। इरेज करूं? Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन। वो जो लाइट वाला मैंने क्वेश्चन दिया था, हाँ बोलिए। सर हाँ बोलिए। सर हमने अगर b क्रॉस a किया, सर हमने अगर b क्रॉस a किया तो y की अलग वैल्यू मिलेगी। नहीं वही मिलेगी, अलग क्यों मिलेगी? सर क्योंकि वो फिर वेक्टर अंदर के डायरेक्शन में रहेगा ना, वैल्यू वही मिलेगा डॉट प्रोडक्ट में। नहीं सर मतलब हाँ सर। सर हम a क्रॉस b भी कर सकते अरे हैं। सुनो, 2 मिनट बात सुन, 2 मिनट मेरी बात सुन। a क्रॉस b करोगे या b क्रॉस a करो, a क्रॉस b कितना आया था पढ़ के बताओ? b क्रॉस a में उसी में माइनस साइन आ जाएगा, आएगा ना? Yes. और फिर उसको c के साथ डॉट करोगे तो जो तुम्हारा रिजल्ट इक्वल टू 0 है उसमें केवल साइन चेंज होगा, तो क्या फर्क पड़ेगा? वही आंसर आएगा। करने में गलती की होगी कुछ, Yes. आया समझ में मैं क्या कह रहा हूँ? समझ। a क्रॉस b और b क्रॉस a में केवल प्लस माइनस साइन का ही फर्क होगा। a क्रॉस b में जहाँ जहाँ प्लस था b क्रॉस a में वहाँ वहाँ माइनस होगा, तो और कोई फर्क नहीं होगा, इसलिए y की वैल्यू रहेगी। ठीक है बैठिए। मैं ये कह रहा था कि मैंने जो आपको लाइट वाला प्रॉब्लम दिया था अभी, लाइट रे वाला पिछली क्लास में, वो खुद सॉल्व हो जाए उसके लिए एक क्वेश्चन अभी करो बेसिक, फिर वो भी हो सकता है आपको पूछना नहीं पड़े, आप खुद बता दोगे। सपोज ये एक प्लेन मिरर है, ये नॉर्मल है, ये इंसिडेंट लाइट रे है और ये रिफ्लेक्टेड लाइट रे है। ठीक है, हमारा इंसिडेंट लाइट रे के डायरेक्शन को E1 कैप कहते हैं मान लो, रिफ्लेक्टेड लाइट रे के डायरेक्शन को E2 कैप कहते हैं, और नॉर्मल के डायरेक्शन को मान लीजिए हम N कैप कहते हैं। ऐसे ये एंगल θ1 है और ये एंगल θ2 है। वैसे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से θ1 और θ2 की वैल्यू सेम होगी, 9th में तो इतना पढ़े थे हम लोग। सो क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर करेक्ट? मोर देन वन करेक्ट हो सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर करेक्ट? ऑप्शन ए, E2 cap is E1 cap minus twice of E1 cap minus E1 cap dot N cap into N cap. Option B, cos θ1 is mod of E1 cap dot N cap. Option C, cos θ2 is E2 cap dot N का mod, and option D, none of these. तो देखो जस्ट एक मिनट, E1, E2 और N कैप ये सब तो यूनिट वेक्टर्स हैं,
मतलब मैग्नीट्यूड 1 है, तो आंसर बी और सी करेक्ट होगा। ये तो देख के ही कह सकते हैं, कुछ खास नहीं है इसमें। क्वेश्चन ये है कि 1 भी करेक्ट है, इसको प्रूव करने की कोशिश कीजिए। या फाइनली आंसर बी और सी होगा, वो यहीं से दिख रहा है। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? ऑप्शन ए सिर्फ आपको चेक करना है होगा या नहीं, और होगा तो कैसे होगा। सर बोलिए। आ गया सर। आ गया? कैसे आया? सर E2 के माइनस E1 क्या होगा 2 cos pi minus theta 1 plus theta 2 by 2। E2 माइनस E1 का फॉर्मूला लगाया। हाँ सर, और तो वो इक्वल वेक्टर से करना मैग्नीट्यूड तो इक्वल है। हाँ, और एंगल बिटवीन वेक्टर pi minus theta 1 plus theta 2। वेरी गुड। तो फिर उसका उनका रिजल्टेंट नजर 2 cos theta by 2। बट तो उसमें थीटा क्या? वेरी गुड। कॉर्नर सुनो, 2 मिनट बात ध्यान से समझो। आपने क्या किया, आपने आप स्टेटमेंट 1 को प्रूव करने लगे, यही किया। लेकिन E2 माइनस E1 तो वेक्टर होगा ना। E2 माइनस E1 जो भी होगा वो वेक्टर होगा। फिर उसका डायरेक्शन n कैप के लॉन्ग है, ये कैसे पता चला? नहीं समझे? आपने क्या किया, इसको इधर लेके दोनों का मैग्नीट्यूड प्रूव कर दिया इक्वल है, यही कहानी की आपने। तो केवल मैग्नीट्यूड इक्वल होने से ये स्टेटमेंट थोड़ा ना ट्रू होगा। रादर क्वेश्चन 1 को ऐसा समझ लो कि फाइंड E2 इन टर्म्स ऑफ E1 एंड n, ये मतलब हुआ। आप स्टेटमेंट ए को प्रूव करने लगे, दोनों के मैग्नीट्यूड को इक्वल कर दिया। ऐसा जरूरी नहीं है कि मैग्नीट्यूड इक्वल हो तो वेक्टर भी इक्वल होगा, जरूरी नहीं है। तो आप स्टेटमेंट 1 को प्रूव करने लगे, वैसे मत करो। रादर ट्राई टू फाइंड आउट E2 इन टर्म्स ऑफ E1 एंड n। समझ आई बात, कहाँ मिस्टेक है? ये क्वेश्चन तो लिख चुके हो सब लोग। तो देखो, इस क्वेश्चन को मैं ऐसे कहता, क्योंकि जो क्वेश्चन मैंने आपसे पिछली क्लास में पूछा था उसमें शायद यही पूछा था कि E2 वेक्टर क्या होगा। तो ये क्वेश्चन कुछ ऐसा हो गया, लाइक फाइंड E2 कैप इन टर्म्स ऑफ E1 कैप एंड n कैप। यही क्वेश्चन हो गया कुल मिला के। तो समझो ऐसा क्वेश्चन है, आप उस स्टेटमेंट को प्रूव करने की कोशिश मत करो। हाँ बोलिए बोलिए। सर अगर E1 को उसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व किया, एक परपेंडिकुलर टू द नॉर्मल और एक अलोंग द नॉर्मल, हाँ, तो सर जो E2 को भी वैसे रिजॉल्व किया, तो जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट टू द नॉर्मल है E1 का, वो वैसे के वैसे ही रहता, और जो अलोंग द नॉर्मल है E1 का, वो रिवर्स हो जाता। तो सर उनकी वैल्यू पुट करके। नहीं, आप फिर नहीं समझे। आप शायद आप लोग स्टेटमेंट प्रूव कर रहे हो। आप ऐसे समझो कि मुझे E1 और n कैप मालूम है, E2 ढूंढना है। आप क्या किए, LHS इक्वल टू RHS प्रूव करने के चक्कर में हैं आप लोग। नहीं सर, E1 तो T परपेंडिकुलर जो परपेंडिकुलर टू द नॉर्मल है और अलोंग द नॉर्मल है, उसके कंपोनेंट्स का एडिशन है। वेरी गुड। तो सर जो अलोंग द नॉर्मल है वो E1 कैप डॉट विद n कैप इनटू n कैप आता सर, और T जो परपेंडिकुलर टू द नॉर्मल है वो E1 कैप माइनस वो आता है अलोंग द नॉर्मल। फिर E2 का क्या तो किया? सर जो अगर अपन ने
E2 के लिए लिखा था सर वैसे ही, तो सर उसके कंपोनेंट्स आते हैं माइनस जो अपना टी जो अलोंग द इवन अलोंग द नॉर्मल रहता इवन के लिए वो रिवर्स हो जाता, और जो परपेंडिकुलर टू द नॉर्मल रहता इवन के लिए वो वैसा ही रहता। ठीक है, ठीक है, ठीक है तो सर वो होता है। हाँ समझ गया मैं, इक्वेशन लिख के ठीक किया, सही है। इधर देखो करेक्ट है, इक्वेशन लिख के दोनों साइड ठीक है। इधर देखिए सब, इधर देखो ध्यान से, अगर हम इस इवन वेक्टर को इधर कंटिन्यू करते तो ये एंगल भी θ1 होगा, और सेम लेंथ का ड्रॉ करें तो ये भी इवन वेक्टर हुआ, O से लेट से A तक, या इसको A कह लो, इसको A डैश, तो OA डैश का अगर लेंथ सेम है तो ये भी इवन वेक्टर ही है, और इस पॉइंट को B कहते हैं। मान लो यहां से पैरेलल टू एक्स एक्सिस ये पॉइंट हो गया मेरा A डैश, ये एंगल θ1 है तो ये भी θ1, ये θ2 है तो ये भी θ2 होगा, और ये हो गया AB वेक्टर। ध्यान से देखो मैं जो कहने की कोशिश कर रहा हूं, हम लोग ये लिख सकते हैं E2 वेक्टर इज E1 वेक्टर प्लस AB वेक्टर, ऐसा लिख सकते हैं। इस ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन में ट्रायंगल लॉ से ऐसा लिख सकते हैं, E2 वेक्टर इज E1 वेक्टर प्लस AB वेक्टर। अच्छा, अब इस बीच में यहां जहां कहीं भी इसको मान लो इस पॉइंट को C कहते हैं, AB वेक्टर को हम लिख सकते हैं AC वेक्टर प्लस BC वेक्टर। सो दिस इज E1 कैप प्लस वेक्टर AC प्लस वेक्टर CB लिख सकते हैं। वेक्टर AC क्या होगा एक्चुअल में, इस E1 का कंपोनेंट अलोंग AC। ये बात समझ आ रही है? ये जो आपका A to C या B to C है, मान लो ये जो लिखा मैंने C to B, तो C to B को हम क्या कह सकते हैं कि E2 वेक्टर या C to B को रहने दो, C to B तो मुझे E2 तो मुझे निकालना है, E2 के टर्म में नहीं कहते, E1 के टर्म में ही ये जो वेक्टर है इस वेक्टर का ये वाला कंपोनेंट होगा A डैश टू C, AC लिख दिया मैंने, सॉरी, A डैश टू C। A डैश टू C क्या होगा, E1 वेक्टर का ये वाला कंपोनेंट होगा ऐसा। और ये जो लाइन है, या दूसरा तरीका से समझो, ये A डैश टू B जो भी लाइन है वो तो n कैप के पैरेलल है। ये जो आपका, ऐसे समझो, ये जो आपका A डैश B वाला लाइन है ये तो n वेक्टर के पैरेलल है ना। तो अगर मुझे इसका मैग्नीट्यूड मिल जाए A डैश B का, तो इसको हम लिख सकते हैं E1 कैप प्लस A डैश B लेंथ मल्टीप्लाइड बाय यूनिट वेक्टर अलोंग n कैप। उसको छोड़ो, इस सेकेंड स्टेटमेंट में किसी को कोई दिक्कत है? वापस इधर देखो, पहले ट्रायंगल OA डैश B, ऐसे देखो, इन ट्रायंगल OA डैश B ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से हम ये स्टेप लिख सकते हैं। यस सर। ये स्टेप लिख सकते हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब ये A डैश B जो भी वेक्टर है, ये वेक्टर n के पैरेलल है,
एन कैप के, तो इस वेक्टर को हम लोग लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड दैट इज ए डैश बी का लेंथ मल्टीप्लाइड विथ एन कैप, ऐसा लिख सकते हैं। इस ज्योमेट्री में अगर मुझे ए डैश बी का लेंथ मिल जाए इन टर्म्स ऑफ E1 एंड N तो हमारा काम चलेगा। तो देखिए ये एंगल θ1 है, ये एंगल θ2 है, तो ये एंगल भी θ1 होगा। ये यूनिट वेक्टर E1 कैप है, ये एंगल θ1 है, तो A डैश C और CB इसका लेंथ अगर मुझे मिल जाए तो वो लेंथ मैं यहां पे लिख दूंगा, तो हमारा काम चलेगा। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत नहीं। अब देखो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से θ1 θ2 इक्वल है, ये दोनों 1 1 यूनिट वेक्टर है तो 1 1 यूनिट है, मींस ये जितना लेंथ होगा उतना ही ये भी लेंथ होगा। तो इस स्टेटमेंट को अब अगर मैं ऐसा लिख दूं E1 कैप प्लस ट्वाइस ऑफ A डैश C का लेंथ इनटू N कैप, तो हमारा काम चलेगा। और ट्वाइस ऑफ A डैश C को E1 कैप और N कैप के डॉट प्रोडक्ट में लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं, तो हो गया, वही प्रूव करना था आपको। तो ये A डैश C क्या होगा? E1 और N कैप का डॉट प्रोडक्ट होगा। नहीं तो सिंपल देख, इस ट्रायंगल में cos θ1 इज b by h, चलो ऐसे देखो, cos of θ1 is b by h, that is a dash c upon E1 कैप का मैग्नीट्यूड, ऐसा। सो a dash c is E1 कैप का मैग्नीट्यूड इनटू cos θ1, ऐसा। तो इसको यहां लिख दो, तो ये क्या हो गया? E1 कैप प्लस ट्वाइस ऑफ मॉड ऑफ E1 कैप इंटू cos θ1 इंटू N कैप, ऐसा लिख सकते हैं। कुछ नहीं, A डैश C को बेटा मैंने ऐसा लिखा और कुछ भी नहीं लिखा। अब हमें जो प्रूव करना था वो स्टेटमेंट क्या था? ऐसा ही कुछ था या कुछ और मैनिपुलेशन करना है? एक मिनट, कौन सा दिया था क्वेश्चन? हाँ, हम लोगों को वेक्टर फॉर्म में माइनस साइन के ऐसा करना था। तो देखो, देखिए ध्यान से, तो ये हुआ मेरा E1 वेक्टर और ये हुआ मॉड E1 cos θ1। अगर हम इसको इस स्टेटमेंट को ऐसे लिखें, ट्वाइस ऑफ, ध्यान से देखना, E1 कैप का मैग्नीट्यूड इनटू N कैप का, इनटू N कैप का मैग्नीट्यूड इनटू cos θ1 इनटू वेक्टर N डिवाइडेड बाय N कैप का मैग्नीट्यूड, ऐसा लिखें तो कोई दिक्कत? क्योंकि हम लोगों को प्रूव करना है E1, हम लोगों को ऑप्शन में देखना है E1 कैप डॉट N कैप के टर्म में। तो अब ये E1 कैप डॉट N कैप के टर्म में लिख सकते हैं, लेकिन E1 वेक्टर और N वेक्टर, E1 वेक्टर और N वेक्टर के बीच का एंगल θ1 नहीं होगा, क्या होगा? पाई माइनस θ1। E1 वेक्टर और N वेक्टर इसके बीच का एंगल θ1 नहीं, पाई माइनस θ1 होगा। तो ये हो गया मेरा E1 कैप
माइनस, इसको ऐसे लिख देते हैं, cos पाई माइनस थीटा इज माइनस cos थीटा, तो ऐसा माइनस ट्वाइस ऑफ E1 कैप डॉट n कैप, और n कैप का मैग्नीट्यूड 1 मल्टीप्लाइड विथ n कैप, ऐसा लिख सकते हैं। मैंने क्या किया, मैंने आपको यहाँ माइनस साइन लगाया और cos थीटा 1 की जगह पाई माइनस थीटा 1 कर दिया। चलो एक स्टेप और लिख ही देता हूँ तुम लोग। चलो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में मैंने ऐसा लिखा, E2 कैप इज इक्वल टू E1 कैप माइनस ट्वाइस ऑफ मॉड ऑफ E1 मॉड ऑफ n कैप cos ऑफ पाई माइनस थीटा 1 अपॉन मॉड ऑफ n मल्टीप्लाइड बाई n कैप वेक्टर। सेकेंड स्टेटमेंट को ऐसा लिख सकते हैं, बिकॉज cos पाई माइनस थीटा इज माइनस थीटा, तो सेम स्टेप है। अब इस एक्सप्रेशन को हम जैसे E1 n कैप cos ऑफ पाई माइनस थीटा 1, दिस इज नथिंग बट डॉट प्रोडक्ट ऑफ E1 एंड n, ऐसा लिख सकते हैं। तो ये है मेरा डॉट प्रोडक्ट ऑफ E1 एंड n, एंड मॉड n इज 1, सो दिस इज E1 कैप माइनस ट्वाइस ऑफ E1 कैप डॉट n कैप मल्टीप्लाइड विथ वेक्टर n। ऐसा कुछ शायद स्टेटमेंट 1 रहा होगा जहां तक मुझे ध्यान है, यही था ना, E1 कैप माइनस ट्वाइस ऑफ E1 डॉट n इंटू n। आया समझ में? ये लिखने के बाद जो क्वेश्चन मैंने आपको दिया था होमवर्क में, उसको आप लोग फिर से अभी बैठ के कीजिए जिन लोगों का नहीं हुआ। इसके बाद वो लाइट रे वाला क्वेश्चन दिया था वो ट्राई कीजिए। हाँ बोलिए। हाँ बोलिए सर। हाँ एक बार वापस समझाओ। देखो सब लोग ध्यान से देख, हम लोगों को फाइनली ढूंढना क्या था, E2 कैप ढूंढना था, E2 कैप ढूंढना था, और जो ऑप्शन चेक करना था उस ऑप्शन में E1 और n वेक्टर के टर्म्स में ही आंसर था। ये बात समझ में आई? इसका मतलब है कि हम लोग E2 वेक्टर को E1 वेक्टर और n वेक्टर के टर्म्स में ढूंढेंगे। तो हम लोगों ने क्या किया कि ये E1 वेक्टर है, ये n वेक्टर है, ये E2 वेक्टर है, ये मुझे नहीं मालूम, मतलब ये वेक्टर मुझे ढूंढना है। तो ये वाला वेक्टर O से B जिस वेक्टर का रिजल्टेंट होगा वो मैंने ड्रॉ कर लिया। किसका रिजल्टेंट होगा? तो इसका प्लस इसका, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से। ये बात समझ आया? जो वेक्टर मुझे ढूंढना है E2 कैप, ये वेक्टर क्या होगा, किस वेक्टर का रिजल्टेंट होगा, ये हम लोगों ने ज्योमेट्री से ढूंढा। तो देखा दिस इज रिजल्टेंट ऑफ OA डैश प्लस A डैश B, तो हमने वो लिख दिया OA डैश विच इज नथिंग बट E1 कैप प्लस A डैश B। फर्स्ट स्टेटमेंट जिसने पूछा था बोलो, इसमें कोई दिक्कत है? पहले तो प्लानिंग को समझो, मुझे E2 कैप ढूंढना है, तो ज्योमेट्रिकली E2 कैप इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट है, उसके लिए ये डायग्राम ड्रॉ किया और फिर मैंने ऐसा लिखा। जैसे ही ऐसा लिखा तो E1 कैप तो नोन क्वांटिटी है तो इसको रहने दिया। A डैश B वेक्टर मुझे चाहिए, तो A डैश B वेक्टर जो भी वेक्टर होगा उसका डायरेक्शन n कैप के पैरेलल होगा, ये पक्का है। तो मैंने उसका डायरेक्शन लिख लिया n कैप के बराबर, और उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो A डैश B के लेंथ के बराबर, तो लिख लिया A डैश B। पक्का? θ1 θ2 इक्वल है, मतलब ये ट्रायंगल एक आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा, ये भी 1 यूनिट, ये भी 1 यूनिट, तो A डैश B का वैल्यू वही होगा जो ट्वाइस ऑफ A डैश C का वैल्यू है, आधा आधा कट करेगा। तो A डैश B को मैंने लिख लिया ट्वाइस ऑफ A डैश C।
अब जैसे ही ट्वाइस ऑफ ए डैश सी लिखा, मतलब मुझे ए डैश सी चाहिए। तो इस ट्रायंगल में cos थीटा इज b by h, तो cos थीटा 1 इज a डैश c डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ E1, तो a डैश c, तो मुझे a डैश c ये मिल गया। इस a डैश c को मैंने यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दिया, यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो मुझे ये आंसर मिला, ये वाला पार्ट, ये आंसर हुआ। अगर केवल सब्जेक्टिव क्वेश्चन होता तो यहाँ पे हम छोड़ देते। अब ऑप्शन ए चेक कर किया मैंने, तो देखा मुझे E1 और N के डॉट में अरेंज करके देखना है। ऑप्शन ए जैसे ही चेक किया तो ऑप्शन ए में हमारा आंसर E1 डॉट N के N1, E1 डॉट N के टर्म में है। तो इस एक्सप्रेशन को डॉट N के टर्म में बनाने के लिए A डॉट P इज AB cos थीटा, तो n कैप वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट में लिखने के लिए इतने कहानी के, तो n कैप वेक्टर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। बट E1 वेक्टर और n वेक्टर, इसके बीच का एंगल तो पाई माइनस थीटा 1 होगा। E1 वेक्टर और n वेक्टर के बीच का एंगल पाई माइनस थीटा 1 होगा, और cos पाई माइनस थीटा 1 इज माइनस cos थीटा 1। तो इस एक्सप्रेशन में यहां पर मैंने माइनस कर दिया और थीटा 1 को पाई माइनस थीटा 1 लिख दिया। अभी ये वही एक्सप्रेशन है जो ये था, कोई चेंज नहीं हुआ। लेकिन इससे फायदा ये हो गया कि ये टर्म मुझे E1 डॉट N हो, ये टर्म E1 डॉट N के बराबर हो गया, जो हमारे ऑप्शन के एक्सप्रेशन में लिखा हुआ है। तो E1 डॉट N के टर्म के बराबर हो गया, तो ये कुछ ऐसा हो गया। आई बात समझ में? इसके बाद वो वाला क्वेश्चन करो जो होमवर्क दिया था। होमवर्क में जो लाइट रे का क्वेश्चन दिया था, वो वाला क्वेश्चन अब करके देखिए। यहां पर मैंने वैल्यूज लिखा, मतलब E1 E2 ये सब लिखा हुआ है, उसमें शायद मैंने वैल्यूज दे दिया था कि इंसिडेंट रे का इक्वेशन ये है, नॉर्मल का ये है, एंगल इतना है, शायद ऐसा था। इरेज करूं? वो होमवर्क वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए। अभी दोबारा किसी ने किया वो वाला क्वेश्चन, सिमिलर मेथड से कोशिश करो करने का, जस्ट ताकि आपको ये मेथड प्रैक्टिस हो जाए। इसके लिए इस तरह का मैथमेटिकल मैनिपुलेशन आप कर पाओ, प्रैक्टिस हो जाए, इसके लिए दिया। इसके लिए कह रहा हूं कि अभी करो, ताकि इस तरह के सोचने का तरीका आपको डेवलप हो। क्वेश्चन सबके पास है या दोबारा बता दूं क्वेश्चन? उसमें ऐसा था, इंसिडेंट लाइट रे का इक्वेशन दिया था शायद I प्लस जे माइनस के, और नॉर्मल दिया था। इंसिडेंट लाइट रे इज I प्लस जे माइनस के कैप एंड नॉर्मल वाज I प्लस जे। तो आपसे पूछा था रिफ्लेक्टेड लाइट रे का इक्वेशन क्या होगा, यही पूछा था। तो देखो उसमें वो यूनिट वेक्टर दिया हुआ था अलोंग डायरेक्शन, इसमें कंप्लीट वेक्टर दिया हुआ है। पूछा था यूनिट वेक्टर अलोंग रिफ्लेक्टेड लाइट रे, आर वेक्टर नहीं आर कैप पूछा था।
आया मैं कर दूं? देखो मतलब जस्ट वैसे ही करता हूं ताकि सिमिलर क्वेश्चन आपको समझ में आए। इसमें ये क्या था, E1 कैप था और ये E2 कैप था। मतलब हम लोगों को E2 कैप चाहिए और वेक्टर I दिया हुआ है, तो यहां से E1 कैप मिल जाएगा। वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड इज यूनिट वेक्टर, तो ये इसका मैग्नीट्यूड √3, तो E1 कैप मेरा हो गया I प्लस जे माइनस के अपॉन √3। इसी तरह नॉर्मल के लॉन्ग यूनिट वेक्टर n कैप मेरा हो जाएगा I प्लस जे अपॉन √2। ये जैसे ही निकाल लिया आप लोगों ने, उसके बाद पहले जैसे किए थे वैसे ही कर लीजिए, तो जो रिजल्ट आएगा अब आप लोगों को तो याद होगा, वो रिजल्ट वैसा ही होगा। E2 कैप इज इक्वल टू E1 कैप माइनस 2 E1 डॉट n मल्टीप्लाइड विथ वेक्टर आई मीन n कैप। ऐसा कुछ था शायद, दोबारा मैं लिखूंगा तो ऐसा कुछ आया था। तो यहाँ पर वैल्यूज से पुट करना है। E1 की जगह पुट कर दीजिए I कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप डिवाइडेड बाई √3, तो I प्लस जे माइनस के अपॉन √3 माइनस 2 इंटू E1 डॉट n, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो 1 by √3 1 by √2 1 by √6 2 by √6, so 2 into 2 by √6 multiplied by vector n, that is I plus j by √2। ऐसा कुछ, तो ये हो गया आपका I प्लस जे माइनस के डिवाइडेड बाई √3 माइनस 4 √6 और √2 मिला के √12, √12 इज 2 √3, तो इसको 2 बाई √3 कर लीजिए I कैप प्लस जे कैप, कुछ ऐसा हो गया। 2 2 जा 4, so 1 by √3 minus 2 by √3, that is minus 1 by √3, so minus 1 by √3 I कैप। फिर इसमें भी माइनस 2 बाई माइनस 1 बाई √3 जे कैप माइनस 1 बाई √3 के कैप। ऐसा कुछ आंसर बताया था मैंने, इसका आंसर लिखाया था पिछली बार। हाँ, माइनस 1 बाई √3 माइनस 1 बाई √3, ठीक है। आया समझ में? आगे बढ़े, इरेज करूं? एक और क्वेश्चन लिखो। लिखिए, लिखिए, if there are n vectors of equal magnitude, if there are n vectors of equal magnitude, can be arranged along
a regular polygon of side length A, small a, full stop. If one of the vectors is along x-axis, then find value of a sin 0 degree plus a sin 2 pi by n plus a sin 4 pi by n plus dot 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 till a sin 2n minus 2 pi by n. क्वेश्चन समझने में कोई दिक्कत है? वन वेक्टर इज अलोंग एक्स एक्सिस ऐसा लिखा है, मतलब एक वेक्टर तो ए आई कैप होगा। अच्छा पहले खुद से कोशिश करो। सर 0 0 कैसे? सर उसको a sin 0 plus a sin 2 pi by n से फॉर्म में लिखे a sin alpha plus a sin alpha plus beta plus a sin alpha plus 2 beta and continue। सर तो अल्फा 0 आता, बीटा 2 pi by n और फिर बाद में उसका फॉर्मूला डाले तो फिर उसका आंसर 0। बाकी लोग समझा? बाकी लोग समझ गया? इसके बाद नो सर नहीं, ठीक है कोशिश करो, कोई और कोशिश करो। देखो आप लोगों ने जैसे भी सोचा, इधर देखो फिर भी सपोज कोई एक पॉलीगन है, समझने के लिए मैं इसको मान लो हेक्सागन बना दिया, वैसे पॉलीगन अगर है, एक साइड अलोंग एक्स एक्सिस है, तो सपोज ये वाला जो वेक्टर होगा इसको तो हम लोग लिख सकते हैं फर्स्ट वेक्टर को ए आई कैप। ये जो दूसरा वाला वेक्टर होगा, ध्यान से देख सब लोग, ये जो फर्स्ट वेक्टर हमारा होगा उसको हम ए आई कैप लिख सकते हैं। जो सेकेंड वेक्टर होगा, सब लोग मेरी बात ध्यान से सुनो, ये एंगल कितना होगा अगर ये एन साइडेड पॉलीगन है तो ये एंगल कितना होगा? पाई बाई एन ऐसा। तो सेकेंड वेक्टर को हम लिख सकते हैं a cos 2 pi by n I cap प्लस a sin 2 pi by n j cap, ऐसा लिख सकते हैं सेकेंड वेक्टर को। थर्ड वेक्टर फिर क्या होगा? थर्ड वेक्टर यहां से 2 pi by n होगा, तो x एक्सिस से 4 pi by n। बात समझ आ रही है? तो थर्ड वेक्टर लिखेंगे तो ये होगा a cos 4 pi by n I cap प्लस a sin 4 pi by n j cap, ऐसा होगा।
ऐसे ही करते करते जब हम लोग सारे वेक्टर्स को लिखेंगे और ये अगर रेगुलर पॉलीगन में पॉलीगन लॉ को ओबे करता है तो रिजल्टेंट 0 होना चाहिए। तो रिजल्टेंट अगर 0 होना चाहिए तो सबको जब हम ऐड करेंगे, ये जो मैंने ए आई कैप लिखा है एक्चुअल में ये क्या है, ये कुछ ऐसा है a cos 0 डिग्री i कैप प्लस a sin 0 डिग्री j कैप, ऐसा कुछ है इसका मीनिंग। तो जब इस सब वेक्टर को सम अगर हम लोग लेंगे तो रिजल्टेंट 0 होना चाहिए। रिजल्टेंट 0 होना चाहिए मतलब i कैप का कोएफिशिएंट भी 0 होना चाहिए और j कैप का कोएफिशिएंट भी 0 होना चाहिए। तो इसके j कैप के सारे कोएफिशिएंट को अगर आप ऐड करोगे तो यही सब होगा। बात समझ आ रही है? अगर नेट रिजल्टेंट 0 है इसका मतलब है रिजल्टेंट का x कंपोनेंट भी 0 है और रिजल्टेंट का y कंपोनेंट भी 0 है। तो रिजल्टेंट का y कंपोनेंट क्या होगा, यहाँ a अगर पहले लिख दिया है तो यहाँ a मत लिखो। रिजल्टेंट का y कंपोनेंट क्या होगा, यही सब होगा, दैट इज a sin 0 डिग्री प्लस a sin 2 पाई बाई n प्लस a sin 4 पाई बाई n, ऐसा कुछ। इस सब का समेशन 0 होगा। ये बात समझ आया? इरेज करूं? इरेज करूं? एक और क्वेश्चन लिखो, सिंपल था। देखिए, इफ अ वेक्टर, इफ अ फोर्स लिखो, वेक्टर मत लिखो। इफ अ फोर्स F is equal to I cap plus BJ cap plus 3K cap is rotated through an angle alpha such that it becomes 2I cap plus 2B minus 1J cap plus K cap, ये सब न्यूटन में, न्यूटन। Then find B। सिंपल है, कोशिश कीजिए। एक मिनट में आया मैं। सर 3 और -2 नहीं रॉन्ग है।
b equals 2 और -2/3। हाँ ये करेक्ट होगा सर। देखो बहुत सीधा कॉन्सेप्ट है कि कोई भी वेक्टर को अगर हम रोटेट करेंगे तो इससे कुछ भी कंपोनेंट में फर्क पड़े, बट मैग्नीट्यूड में तो कोई फर्क नहीं पड़ना है। ये जितने लेंथ का वेक्टर है इसको हम किसी भी एंगल से रोटेट करेंगे उसका लेंथ तो वही रहेगा, और यहाँ पर एक ही वेरिएबल है। तो हम लोग इस कॉमन सेंस को लगा सकते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स सेम रहेगा। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स सेम रहेगा तो √1 प्लस b² प्लस 9 दिस शुड बी इक्वल टू √4 प्लस 2b माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 1, दोनों होल स्क्वायर कर दीजिए। सो b² प्लस 10 इज इक्वल टू 4 प्लस 1 5 हो गया, 5 प्लस 4b² प्लस 1 माइनस 4b, कुछ ऐसा। तो इसको इधर ले जाइए तो 3b² माइनस 4b, 5 प्लस 1 6, 6 माइनस 10 माइनस 4, दिस इज इक्वल टू 0। तो ये b में क्वाड्रेटिक हुआ तो b इज माइनस b दैट इज 4 प्लस माइनस √b² दैट इज 16 माइनस 4ac, so minus minus plus 16 into 3 48 divided by 2a, that is 6। तो ये हो गया 4 प्लस माइनस 48 और 16 का सम 64 शायद अपॉन 6, 64 का रूट इज 8, so 4 प्लस माइनस 8 बाई 6। तो दो आंसर होंगे, 4 प्लस 8 12 बाई 6 2, 4 माइनस 8 माइनस 4 बाई 6 दैट इज माइनस 2 बाई 3। ये दो आंसर्स होंगे। सो वेक्टर को रोटेट करने से कंपोनेंट में चेंज बट इट्स मैग्नीट्यूड विल रिमेन अनचेंज्ड। हेलो चलो अब हम लोग कुछ आगे पढ़ते हैं वेक्टर में। अब बाकी आप होमवर्क करके आइए, अगली क्लास में डिस्कस करेंगे जो भी नहीं सॉल्व होगा, असाइनमेंट और बुकलेट दोनों। अब हम लोग थोड़ा आगे पढ़ते हैं। सो नेक्स्ट इज बेसिक कैलकुलस। चलो देखो इधर, सपोज y इज अ फंक्शन ऑफ x। इसमें हम लोग x को बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और y को हम लोग बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। कुछ ये बेसिक मैथ्स है, ये सब समझ लो। इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब है x कैन टेक एनी वैल्यू इंडिपेंडेंटली एंड बेस्ड ऑन दैट वैल्यू ऑफ x y विल हैव सम वैल्यू। जैसे ध्यान से समझो इस बात को, सपोज कोई एक फंक्शन है y इज इक्वल टू x²। इस फंक्शन में y कोई वैल्यू इंडिपेंडेंटली नहीं ले सकता, जैसे y -4 नहीं पॉसिबल है, बट x कोई वैल्यू इंडिपेंडेंटली ले सकता है।
तो यहाँ पर हम लोग बोलते हैं कि y इज अ अलजेब्रिक फंक्शन ऑफ x। तो ये जो f लिखा हुआ है, ये f रिप्रेजेंट करता है कि y और x के बीच रिलेशन कैसा है। जैसे इस केस में y और x के बीच अलजेब्रिक रिलेशन है। सो y और x के बीच अलजेब्रिक फंक्शन है। यही अगर ऐसा रहता y इज इक्वल टू लेट्स से tan x, तो हम लोग कहते हैं y और x के बीच ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ये जस्ट एग्जांपल है, tan sin cos कैसा भी कुछ हो। यही अगर रहता मान लीजिए y इज इक्वल टू log ऑफ x विथ बेस e, कुछ ऐसा, तो हम लोग ऐसे फंक्शन को बोलते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन। यही अगर ऐसा रहता y इज इक्वल टू e रेज टू x, कुछ ऐसा, x प्लस 5 कुछ ऐसा, तो इसको हम लोग बोलेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन। कहने का मतलब ये है कि ये जो हम लोग लिख देते हैं y इज अ फंक्शन ऑफ x, ये फंक्शन जो रिलेशन है कि y x के साथ किस तरह से रिलेटेड है, ये कुछ भी हो सकता है। दैट इज आपका फंक्शन अलजेब्रिक हो सकता है, ट्रिग्नोमेट्रिक हो सकता है, लॉगरिथमिक हो सकता है, एक्सपोनेंशियल हो सकता है। ब्रॉडली इतने ही टाइप का हो सकता है। तो और इक्वेशन इतना सिंपल हो जरूरी नहीं है, बट एटलीस्ट मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि y इक्वल टू fx में x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, y डिपेंडेंट वेरिएबल है, और ये f एक रिलेशन है, टाइप ऑफ रिलेशन, जिसको कि हम लोग फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो इसको पहले कॉपी कर लीजिए। तो तीन चीज समझ में आई, फंक्शन, डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इरेज करूं अब। अब पहले आप ये समझने की कोशिश करो कि ये कैलकुलस की जरूरत क्यों पड़ी। ध्यान से सुनिए सब लोग। जो नॉर्मल अलजेब्रा था हम लोगों का, वो अलजेब्रा और इस कैलकुलस में फर्क क्या है। ऐसे सोचो, सब लोग ध्यान से सुनो। अगर मैं कहूं कि 2 प्लस 3 क्या होगा, तो हम लोग कहते हैं 5। ये नॉर्मल अलजेब्रिक ऑपरेशन है। अलजेब्रिक ऑपरेशन का मतलब योर मैथमेटिकल ऑपरेशन इज डीलिंग विथ 2 डिस्क्रीट नंबर्स। जैसे 2 प्लस 3 है, 2 इंटू 3 है, कुछ भी 2 डिवाइडेड बाई 3 है, 2 माइनस 3 है, कुछ ऐसा। तो इस सब में क्या हो रहा है कि मैथमेटिकल ऑपरेशन 2 डिस्क्रीट नंबर में हो रहा है। यही अगर 2 डिस्क्रीट नंबर नहीं होके वेरिएबल्स हो, तो उस केस में अलजेब्रा के जितने भी रूल्स हम लोगों के पास हैं, या अलजेब्रा के जितने मैथमेटिकल ऑपरेशंस हम लोगों के पास है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, वो सब काम नहीं आएगा। तो अलजेब्रा का लिमिटेशन है कि अलजेब्रा डील्स विथ डिस्क्रीट नंबर। अब तुम सोचोगे कि हम लोग तो एज्यूम कर लेते थे कि लेट्स व्हाटएवर इज x, तो x तुम्हारे अज्यूम करने से वो x फंक्शन नहीं बन गया, वो एक डिस्क्रीट, बाद में फाइंड x करते थे, वो x एक नंबर ही है। फाइनल रिजल्ट आंसर नंबर आता था। जैसे 10th तक के मैथ्स में क्या होता था, कोई चीज अननोन क्वांटिटी निकालनी होती थी, तो आप इसको अज्यूम कर लेते थे x, फिर सॉल्व करते थे, x वैल्यू आता था। तो x सिंबल आपने अज्यूम किया है, इसका मतलब वो वेरिएबल है ऐसा नहीं है, वो एक डिस्क्रीट वैल्यू है जिसका वैल्यू आपको पता नहीं था, इसलिए आपने एक अननोन क्वांटिटी x मान लिया। उस x को यहाँ के साथ कंफ्यूज मत कीजिए, वो x आपका था अननोन नंबर, यहाँ पर x क्या है, वेरिएबल्स। So normal algebra deals with discrete number, and in algebra there are 4 mathematical operations which exist are
एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ये सब आपको मालूम है, जस्ट मैं ऐसे ही बार बार बोल के ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि कैलकुलस अलग नहीं है, वो भी यही है। सिर्फ कैलकुलस डील करता है इंस्टेड ऑफ नंबर्स फंक्शन के साथ या वेरिएबल के साथ। तो अगर मैं आपसे कहूं कि 2 और 10 को ऐड कर लो, तब तो कर लोगे आप, 12 हो जाएगा। लेकिन अगर मैं कहूं कि 2 और 10 के बीच जितने भी नंबर्स हैं which are separated by, let's say just example 1 into 10 raised to -6 से सबको ऐड करो, अब आप अलजेब्रा से नहीं ऐड कर सकते। ये बात समझ में आई? अगर मैं कहूं कि 2 से 10 के बीच या 2 से 100 के बीच जितने भी नंबर्स 0.1 से सेपरेटेड हैं सबको ऐड करो, दैट इज 2.1, 2.2, 2.3 से लेके 100 तक। डिफिकल्ट टास्क है, और ये डिफिकल्ट टास्क है जब पता है 0.1 है। अगर इसका प्रिसीजन और छोटा हो, 1 into 10 raised to -6 मैं कह दूं, या कोई एक रूल बना दो कि इस रूल से 2 और 100 के बीच जितने भी नंबर्स हैं सबको ऐड कीजिए, तो आपका अलजेब्रा से आप ये एडिशन प्रोसेस नहीं कर सकते। ठीक है? सो वो मैथमेटिकल ऑपरेशंस जिसमें नंबर, जो यहाँ पर नंबर होता है, ये नंबर की जगह अगर वेरिएबल हो तो उस केस में अलजेब्रा से काम नहीं चलता है। न्यूटन जब सेलेस्टियल बॉडीज के बीच ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब कैलकुलेट कर रहा था, ध्यान से समझिए इस बात को, न्यूटन जितने भी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट हैं उनके बीच ग्रेविटेशनल फोर्सेस और एनर्जी के कैलकुलेशन में जब भी यूज कर रहा था, उस समय उसको लगा कि सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस पीरियोडिकली वेरी करता है। जैसे आप लोग देखते हो कि अर्थ और मून का डिस्टेंस पीरियोडिकली कभी कम भी होता है, कभी ज्यादा भी होता है, तो अकॉर्डिंगली बहुत सारे सोलर सिस्टम में इवेंट्स होते हैं। तो जितने भी सेलेस्टियल बॉडीज हैं उनके बीच का डिस्टेंस फिक्स नहीं है, बट इट हैज बीन फाउंड दैट दे आर वेरिंग in accordance with some law। कुछ तो है कि इतने टाइम के बाद ऐसा होता है, वैसा होता है। तो अब अगर मुझे इनके बीच के का एनर्जी, फोर्स या इस तरह का कुछ कैलकुलेशन करना है, तो उस केस में अगर हम नॉर्मल अलजेब्रिक कैलकुलेशन करें तो नहीं हो पाएगा। देन उसको लगा कि एग्जिस्टिंग मैथमेटिक्स जितनी भी है उससे हमारा काम नहीं चलेगा। तब उसने एक ऑल टुगेदर डिफरेंट टाइप ऑफ मैथमेटिक्स बनाया जिसको कि हम लोग कैलकुलस कहते हैं। सो कैलकुलस ऑल्दो मैथमेटिक्स है, बट इट हैज बीन एस्टैब्लिश्ड बाय न्यूटन। न्यूटन ने भी क्यों एस्टैब्लिश किया? क्योंकि जितने भी आगे चल के तुम्हें वैसे समझ आ जाएगा धीरे धीरे, जितने भी वेरिएबल मास सिस्टम है, उस वेरिएबल मास सिस्टम की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स अगर निकालना होता था तो दिक्कत होती थी। क्योंकि जैसे थोड़ा बहुत मालूम होगा, जस्ट मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। जो ग्रेविटेशनल लॉ है आपका F = G(m1m2/r²), इस लॉ में क्या है कि ये दोनों तो पॉइंट मासेस हैं। अगर ये पॉइंट मास नहीं है, ये ऑब्जेक्ट कुछ ऐसे शेप का है, ये ऑब्जेक्ट कुछ ऐसे शेप का है, अब इन दोनों के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर हम निकालने चाहें तो दिस कंसिस्ट ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट मासेस एंड दिस कंसिस्ट ऑफ अगेन इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट मासेस। दिस इज वेरिंग लीनियरली, दिस इज वेरिंग विद सम अदर इक्वेशन। तो इनके बीच जो इनफाइनाइट नंबर ऑफ अट्रैक्शन होगा, हर मॉलिक्यूल एक दूसरे मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करेगा, ये सब फोर्स निकालने के लिए नॉर्मल अलजेब्रा से मुश्किल है। तो इसके लिए कोई दूसरा मैथमेटिक्स चाहिए। तो उस केस में न्यूटन को लगा कि ये जो मैथमेटिक्स एग्जिस्ट करता है, इस मैथमेटिक्स की जगह पर कोई ऐसा मैथमेटिक्स होना चाहिए जो डिस्क्रीट वैल्यूज के अलावा, डिस्क्रीट वैल्यूज मतलब फिजिक्स में जैसे ये पॉइंट मास था, तो इंस्टेड ऑफ दीज पॉइंट मासेस, इफ इट इज नोन दैट मास इज वेरिंग अकॉर्डिंग टू सम लॉ, दैट अगर मैं ये कह दूं कि ये एक स्फीयर है, तो इस स्फीयर में मास
अक्रॉस वॉल्यूम यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो जब भी कभी अब ये मास चेंज नहीं हो, मास टोटल मास जो पहले था, मास को ऐड करना एक अलग है, लेकिन इस मास की वजह से इस पॉइंट पर ग्रेविटेशनल पुल निकालना अलग है, क्योंकि सेंटर का मास किसी और डिस्टेंस पर है, ये किसी और डिस्टेंस पर है, ये पॉइंट मास किसी और डिस्टेंस पर है। तो यहाँ पर मास का इस पॉइंट के साथ डिस्टेंस वेरी कर रहा है। तो उस केस में सिंपल Gmm/r² में वैल्यू अगर r का पुट करें तो कौन सा पुट करें, मुश्किल है। तो जहां कहीं भी इस तरह का वेरिएशन था, वहां पर फर्दर फोर्स एनर्जी इस तरह के कैलकुलेशन में न्यूटन को बहुत दिक्कत आ रही थी। तो न्यूटन ने एक नया मैथमेटिक्स ही बना दिया विच डील्स विथ वेरिएबल्स, और वो मैथमेटिक्स इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम इवॉल्व होके एक ऐसा मैथमेटिक्स बन गया जो अलजेब्रा का काम तो करता ही है। आप जब कैलकुलस पढ़ लोगे तो आपको समझ आएगा, जितना काम आप अलजेब्रा से करते हो 2 + 3 5, ये सारे काम कैलकुलस से भी कर सकते हैं। मोरओवर कैलकुलस से वो काम भी कर सकते हैं जो अलजेब्रा नहीं करता है। जैसे देखो सुनो ध्यान से, तुम लोगों को ट्रिग्नोमेट्री में तो मालूम है, ट्रिग्नोमेट्री में एरिया ऑफ ट्रायंगल इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अभी सीखा वेक्टर में क्या है कि क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड इज का हाफ इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो आपका जो वेक्टर अलजेब्रा है वो नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री का काम तो कर ही रहा है, उससे ज्यादा भी कुछ बता रहा है आपको। तो धीरे धीरे साइंस ऐसे ही डेवलप करता है। तो जो मैथमेटिक्स थी अलजेब्रा, उसका सारा काम तो वही रहा था। उसके बियॉन्ड जब उसमें वेरिएबल आता था तो अलजेब्रा में दिक्कत होती थी, तो कैलकुलस बना। अब कैलकुलस अलजेब्रा वाले सारे काम तो करता ही है, साथ ही साथ इसके आगे भी कुछ करेगा। सो फर्स्ट टेक अवे आपका ये हो गया कि कैलकुलस डील्स विथ वेरिएबल्स। कैलकुलस डील्स विथ वेरिएबल्स, और वेरिएबल्स दो तरह के होते हैं बताया मैंने, डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स ब्रॉडली। जबकि अलजेब्रा डील्स विथ डिस्क्रीट नंबर्स, फिक्स्ड वैल्यूज। सो अलजेब्रा डिस्क्रीट नंबर को डील करता है और कैलकुलस वेरिएबल्स को डील करता है। ये हुआ आपका पहला टेक अवे। दूसरा टेक अवे, अलजेब्रा में 4 मैथमेटिकल ऑपरेशन है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। कैलकुलस में 2 मैथमेटिकल ऑपरेशन है, एक को हम लोग कहते हैं डिफरेंशिएशन और दूसरे को हम लोग कहते हैं इंटीग्रेशन। ध्यान से सुनो सब लोग, अगर ध्यान से देखोगे तो अलजेब्रा में भी एक ही मैथमेटिकल ऑपरेशन है जो है एडिशन। मल्टीप्लिकेशन क्या है? 2 × 4 मीन्स एडिंग 2 4 टाइम्स, इजंट इट? तो वो हम लोगों को समझ में आए इसीलिए मैथमेटिकल ऑपरेशंस का नाम ज्यादा है, अदरवाइज ऑपरेशन एक ही है, एडिशन। समझ आ रहा है? वैसे ही कैलकुलस में 2 ऑपरेशंस हैं, एक को हम लोग कहते हैं डिफरेंशिएशन और दूसरे मैथमेटिकल ऑपरेशन को हम लोग कहते हैं इंटीग्रेशन। अलजेब्रा में 4 थे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। ध्यान से सुनो, हो सकता है तुम्हें हंसी आएगी बट फिर भी सुनो। जहां कहीं 2 + 3 लिखा हुआ होता था तो हम ये प्लस सिंबल को देखकर समझ जाते थे कि कौन सा मैथमेटिकल ऑपरेशन हो रहा है, एडिशन का। ऐसा समझ जाते थे। तो इस प्लस को हम लोग बोलते हैं ऑपरेटर। तो ये प्लस का साइन इज अलजेब्रिक ऑपरेटर फॉर एडिशन। कभी ध्यान नहीं दिया होगा इस बात को, हम लोग प्लस देखते आदत है। ठीक वैसे ही डिफरेंशिएशन का एक ऑपरेटर होता है, जहां कहीं लिखा हुआ तुम्हें दिख जाए d/dx ऑफ y, तो जहां कहीं भी d/dx दिख जाए तो आप समझ लो ये डिफरेंशिएशन का ऑपरेटर है। हमें इस y को डिफरेंशिएट करना है। जैसे यहाँ प्लस का साइन दिखता है तो आप समझ जाते हो कि इन दोनों को मुझे ऐड करना है, बिकॉज प्लस का सिंबल इज कॉल्ड एडिशन ऑपरेटर। नाम कभी ध्यान नहीं दिया होगा, बट प्लस का साइन इज एडिशन ऑपरेटर।
क्रॉस का साइन इज मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर। वैसे ही ये जो d बाई डी एक्स है ये डिफरेंशिएशन का ऑपरेटर है। d बाई डी एक्स सिंबल देख के आपको ये समझना होगा कि यहां हम y को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। कैसे करेंगे वो बाद में, पर पहले ये सीख लो इसका मीनिंग क्या है। तो इसका मीनिंग है डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। तो जहां कहीं d बाई डी एक्स ऑफ y लिखा हुआ है इसको हम लोग प्रोनाउंस करते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। यहां पर y क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल, x क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो हमेशा हम लोग डिपेंडेंट वेरिएबल को इंडिपेंडेंट वेरिएबल के टर्म में डिफरेंशिएट करते हैं। अगर कहीं dy बाई डी एक्स लिखा हुआ है तो इसका ये मीनिंग भी है, इट मींस डेफिनेटली y इज अ वेरिएबल which depends on value of x। तो y डिपेंडेंट होगा, यहां पर x इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। ठीक ऐसे ही अगर कहीं सिंबल ऐसा दिख जाए इस तरह का सिंबल है, समथिंग कुछ भी लिखा हुआ है dx, इट मींस ये समथिंग जो कुछ भी है उसको हम x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे। तो ये वाला जो सिंबल है ये सिंबल इंटीग्रेशन का ऑपरेटर है। d बाई डी एक्स का सिंबल डिफरेंशिएशन का ऑपरेटर है। इसको हम लोग प्रोनाउंस करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। इंटीग्रेशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। ये बात समझ में आई? केवल ऑपरेटर पहचानना सीखो। देखो एकदम बचपन के जैसा, बचपन में जैसे मान लो 38 प्लस 48 होता था, भले ही तुम्हें ऐड करने में गलत आंसर आते थे लेकिन इतना तो पक्का है ना कि पहले ये ऑपरेटर सीख लिए कि इससे ऐड तो करते हैं, ये तो पक्का है। करते कैसे हैं वो बाद में सीखेंगे, लेकिन शुरू में जब सीनियर केजी में पढ़ते होगे, जूनियर केजी में, तो ये प्लस साइन देख के ये तो मालूम था ऐड करना है। गलती हो जाती है वो अलग बात है, वो नहीं आता है। लेकिन पहले तो ये सीखो कि इस सिंबल का मतलब ऐड करते हैं, इस सिंबल का मतलब सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो वैसे ही सिंबल तो आप पहचान गए कि डिफरेंशिएशन का कौन सा है और इंटीग्रेशन का कौन सा है। कैलकुलस में दो ही ऑपरेशन होते हैं, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। तो उसका सिंबल जब पहचान लोगे फिर सीखेंगे करते कैसे हैं। तो और ये जो सिंबल है उसको टेक्निकली ऑपरेटर्स कहते हैं। तो ये दो बात समझ में आ गई सबको। डिफरेंशिएशन का ऑपरेटर पहचान लोगे और इंटीग्रेशन का ऑपरेटर पहचान लोगे। देख के ये बता सकते हो कि ये डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है या इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, इतना तो बता सकते हैं। तो ये कॉपी कर लीजिए, फिर सीखेंगे डिफरेंशिएशन करते कैसे हैं। तो हम लोग आज स्टार्ट करेंगे डिफरेंशिएशन। अगले 2-3 लेक्चर तक डिफरेंशिएशन चलेगा, फिर इंटीग्रेशन। ध्यान से सुनो सब मेरी बात, मैं फिर कह रहा हूं। डिफरेंशिएशन का एक्चुअल डेफिनेशन क्या है वो मैं जस्ट अभी लिख देता हूं, लेकिन एक बात दिमाग में बैठा लो तुम लोग, सब लोग सुनो, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, नहीं तो ये कभी नहीं सीखोगे। अगर तुम बचपन में
ये जिद करके बैठ जाते कि 2 + 3 2 + 3 = 5 एडिशन पढ़ते क्यों है, तो कभी नहीं सीखते। तो पहले तो, लेकिन जैसे जैसे बड़े हुए तो सीख लिए कि एडिशन सब्ट्रैक्शन पढ़ने का फायदा तो है, नहीं तो उसके बिना क्या होगा समझ आ गया। ठीक वैसे ही अभी अपने मन में कोई जिद मत पालो कि हम डिफरेंशिएशन पढ़ क्यों रहे हैं, इसका क्या होगा। अभी पहले पढ़ो, ये फेथ रखो। जैसे बचपन में ही जिद कर लेते कि हम पहले मुझे बताओ कि हम एडिशन सब्ट्रैक्शन पढ़े क्यों, तो कभी सीख पाते नहीं सीख पाते। तो पहला काम दिमाग से ये निकाल दो सोचना कि हम ये एडिशन सब्ट्रैक्शन पढ़ते क्यों हैं। जैसे जैसे लेक्चर आगे जाएगा, 2-3 लेक्चर के बाद थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगेगा कि अच्छा डिफरेंशिएशन का ये फायदा है, और आगे जाओगे तो और फायदा समझ में आएगा। इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर में जब जाओगे तो तुम्हें पता चलेगा कि जितना मैथ्स पहले पढ़ते थे, अलजेब्रा हो, ट्रिग्नोमेट्री हो, ज्योमेट्री हो, सब खत्म हो जाता है, केवल कैलकुलस ही बचता है, क्योंकि कैलकुलस से वो सारे काम हो जाते हैं। तो अभी मैं फिर कह रहा हूं, अभी कुछ बेसिक रूल्स जो मैं सिखाऊंगा वो आप थंब रूल मान के उसको अप्लाई करना शुरू करो। इस जिद में मत बैठो कि इसका यूज क्या है, क्यों करेंगे ये, तो फिर कभी नहीं सीखोगे। और जैसे जैसे लेक्चर आगे जाएगा थोड़ा थोड़ा समझ में आ जाएगा कि अच्छा इसका मीनिंग ये है। तो अभी इसके मीनिंग को समझने के चक्कर में पढ़ोगे तो दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए डिफरेंशिएशन का जो बेसिक फॉर्मूला है पहले वो मैं लिख देता हूं, उसके मीनिंग के चक्कर में पढ़ोगे तो दिक्कत हो जाएगी। उसका मीनिंग समझने में भी 1 साल लग जाएगा आपको। तो बेसिक होता क्या है थोड़ा बहुत समझ लीजिए, और मेनली कि डिफरेंशिएशन करते कैसे हैं ये सीख लीजिए। ये जो मैंने ग्राफ बनाया, इस ग्राफ में ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। हमने अपने मन से y एज अ फंक्शन ऑफ x का एक रैंडम सा ग्राफ बनाया कि ऐसा कुछ ग्राफ होगा। इसमें से इस x के क्रॉसपॉन्डिंग ये y है। अब अगर हम लोग x को डेल्टा x से इंक्रीज कर दें, डेल्टा x बहुत छोटा अमाउंट है, डायग्राम में हम लोग बड़ा दिखाएंगे, अलग बात है। तो x को अगर डेल्टा x से इंक्रीज कर दिए तो ये मेरा हो गया x प्लस डेल्टा x, और इसके क्रॉसपॉन्डिंग जो y चेंज होकर हो गया ये हो गया y प्लस डेल्टा y। तो अगर ये डेल्टा x बहुत छोटा है, मीन्स इस ग्राफ में ये लेंथ डेल्टा x है और इस ग्राफ में ये वाला लेंथ डेल्टा y है। यानी कि x में डेल्टा x चेंज करने से y में डेल्टा y का चेंज हो जाता है। तो ये जो रेशियो है डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, इस रेशियो को लेबनिज रेशियो कहते हैं। न्यूटन के कंटेम्पररी एक और मैथमेटिशियन थे लेबनिज, वो भी कैलकुलस जैसा कोई एक मैथ्स बनाने के चक्कर में थे, वो भी बना रहे थे। तो वो पहले इसको डेल्टा y बाई डेल्टा x को लेबनिज रेशियो कहते थे। तो कैलकुलस में वैसे लेबनिज रेशियो लिखोगे। न्यूटन और लेबनिज रेशियो से भी वो काम चल रहा था थोड़ा बहुत, इसके अपने लिमिटेशंस हैं लेबनिज रेशियो के। इससे कंटिन्यूअस, इससे काम करने में थोड़ी मुश्किल होती है, बट मोर और लेस वेरिएबल के साथ कुछ हद तक तो काम हो जाता है। न्यूटन ने इसमें एक स्टेप आगे ऐड किया। उसने कहा कि इस लेबनिज रेशियो का डेल्टा x बहुत छोटा है, मीन्स इफ डेल्टा x टेंडिंग टू 0, पढ़ेंगे ऐसे, लिमिट डेल्टा x टेंडिंग टू 0 डेल्टा y बाई डेल्टा x, ये जो कुछ भी मिलेगा इसी को हम लोग d बाई dx ऑफ y कहते हैं। मीन्स लेबनिज रेशियो में दैट इज, अच्छा वैसे देखोगे तो डेल्टा y बाई डेल्टा x क्या होगा, रेट ऑफ चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x। x में डेल्टा x चेंज होने से y डेल्टा y चेंज हो गया। मीन्स ये जो रेशियो है डेल्टा y बाई डेल्टा x, इसका फिजिकल मीनिंग क्या है, रेट ऑफ चेंज इन y
विथ रेस्पेक्ट टू x, यही फिजिकल मीनिंग है। तो रेट ऑफ चेंज इन y विथ रेस्पेक्ट टू x when change in x is very small, whatever it comes, we call it differentiation of y with respect to x. अच्छा, अब एक एक करके केवल हाँ और ना बोलना। इफ डेल्टा x चेंज होने से y में डेल्टा y चेंज हुआ, तो डेल्टा y अपॉन डेल्टा x को हम लोग एक एवरेज रेट ऑफ चेंज इन y विथ रेस्पेक्ट टू x बोल सकते हैं या नहीं? हाँ, इसको बोल सकते हैं। अब जब इसको बोल सकते हैं ऐसा, तो उसी में अगर x में चेंज बहुत छोटा हो तो हम लोग इसको ऐसे बोलेंगे, रेट ऑफ चेंज इन y विथ रेस्पेक्ट टू x व्हेन चेंज इन x इज वेरी स्मॉल। इस स्टेटमेंट को ऐसा बोल सकते हैं, हाँ या ना? So this is definition of differentiation, that is, if y is a function of x, then rate of change in y with respect to a small change in x is called differentiation of y with respect to x. ये बात समझ आया? तो dy by dx को हम लोग बोलेंगे, that is differentiation of y with respect to x is rate of change in y when change in x is very small. इसको कॉपी कर लीजिए। इरेज करूं अब? अब डिफरेंशिएशन के कुछ रूल्स देखते हैं। So rules for differentiation. ध्यान से देखो, लिखना मत, सब लोग ध्यान से देखो। सबसे पहला रूल, d by dx of any constant is zero। कॉमन सेंस है, अगर कोई चीज कांस्टेंट है तो वो चेंज ही नहीं कर रहा है, तो जो चीज चेंज नहीं कर रहा है उसका रेट ऑफ चेंज क्या होगा? जीरो होगा। पक्का? जैसे अगर कहीं भी आपको दिखाई दे कुछ ऐसा d by dx of 5, तो जीरो होगा वो। एक एक एग्जांपल जस्ट डाल। दूसरा रूल, अगर कहीं आपको कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय फंक्शन ऑफ x दिखे, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कांस्टेंट बाहर d by dx ऑफ दैट फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल, अगर कहीं आपको लिखा हुआ मिले d by dx ऑफ 3x² मान लो, तो दिस कैन बी रिटन एज 3 आउटसाइड इनटू d by dx ऑफ x²। ऐसा लिख सकते हैं आप। d by dx ऑफ x² क्या होगा वो बाद में, बट ऐसा लिख सकते हैं। जो कांस्टेंट टर्म है उसको डिफरेंशिएशन के बाहर मल्टीप्लाइड विथ d by dx ऑफ x²। तीसरा रूल, अगर कहीं लिखना मतलब सब लोग ध्यान से देखो,
अगर कहीं आपको कोई भी फंक्शन दो फंक्शन के प्रोडक्ट के फॉर्म में दिखाई दे तो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन को बाहर रखेंगे, दूसरे वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, प्लस दूसरी बार दूसरे फंक्शन को बाहर रखेंगे और पहले वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर कहीं मान लीजिए लिखा हुआ दिख गया आपको d बाई डी एक्स ऑफ x इंटू साइन x, ऐसा कुछ, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन x बाहर d बाई डी एक्स ऑफ x प्लस दूसरी बार x बाहर d बाई डी एक्स ऑफ साइन x। तो जब भी कोई फंक्शन दो फंक्शन के प्रोडक्ट के फॉर्म में हो तो उसको हम लोग फर्स्ट फंक्शन को बाहर रखते हैं, सेकेंड फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं, प्लस दूसरी बार सेकेंड फंक्शन को बाहर रखते हैं, फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं। यही अगर कभी ऐसा मिले कोई एक फंक्शन x के दो फंक्शन के कोसेंट u बाई v के फॉर्म में हो तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, नीचे डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, ऊपर में पहले डिनोमिनेटर को बाहर रखते हैं, न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करते हैं, माइनस दूसरी बार न्यूमरेटर को बाहर रखते हैं, डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करते हैं। फॉर एग्जांपल, यही इक्वेशन अगर ऐसा होता d बाई डी एक्स ऑफ साइन x अपॉन x, तो हम लोग इसको लिखते पहले डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर दैट इज x स्क्वायर, फिर डिनोमिनेटर को बाहर रखते, न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करते दैट इज x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन x, माइनस दूसरी बार साइन x को बाहर रखेंगे, d बाई डी एक्स ऑफ x। इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो ये चार, अच्छा बीच में एक और कॉमन सेंस था वो छूट गया, u प्लस v अगर रहता, यही पे लिख दूंगा, यही अगर ऐसा रहता d बाई डी एक्स ऑफ u प्लस और माइनस v ऐसा रहता, तो इसको हम लोग लिखेंगे d बाई डी एक्स ऑफ u, फिर प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, d बाई डी एक्स ऑफ v। दैट इज फॉर एग्जाम्पल, यही अगर ऐसा रहे d बाई डी एक्स ऑफ x प्लस साइन x, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं d बाई डी एक्स ऑफ x प्लस d बाई डी एक्स ऑफ साइन x। इसको रूल थर्ड कर लो, इसको फोर्थ और इसको फिफ्थ। तो ये 5 बेसिक रूल हैं डिफरेंशिएट करने के। रूल और फॉर्मूले में फर्क होता है, ये रूल है, अब डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले इसके बाद। तो ये बेसिक रूल्स आपको डिफरेंशिएशन के याद होने ही चाहिए। उसमें से इस फोर्थ रूल का नाम है, कहीं कहीं बुक में लिखा रहेगा प्रोडक्ट रूल, जस्ट नाम है, और फिफ्थ का नाम है, कहीं कहीं लिखा रहेगा कोसेंट रूल। वैसे नाम से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो ये पांचों रूल ऑफ डिफरेंशिएशन आप लिख लीजिए। लिख लिया सबने? यस सर। इसके बाद हम लोग फॉर्मूले ऑफ डिफरेंशिएशन करेंगे, बट वो हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी नेक्स्ट क्लास के लिए ध्यान से सुनो सब लोग। नेक्स्ट क्लास में आपके डीपीपीस जितने भी हैं 1 to 4, 4 मैंने दिए होंगे शायद, या 5, कितने थे?
4 ही थे या 5 थे? 4 और बुकलेट में इन दोनों में जितने भी डाउट्स हैं वेक्टर्स के ये करेंगे, और इसके बाद जो टाइम होगा, बहुत कम डाउट होंगे तो आधे घंटे में खत्म कर लेंगे। इसके बाद हम लोग फिर डिफरेंशिएशन कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? डिफरेंशिएशन में अब फॉर्मूले फॉर डिफरेंशिएशन। सो ये है हमारा नेक्स्ट क्लास का एजेंडा।